फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि है अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। यो व्हाट्सअप। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक पे, अपने एक नए यूनिट के स्टार्टिंग पे, जो कि है एग्रो फॉरेस्ट्री, डेफिनेशन, इट्स इम्पोर्टेंस, उसके महत्व क्या है, सर्टेन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रीज इन एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में कैसे, किस आधार पे हम किसी भी पेड़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं। डिफरेंट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम प्रिविलेंट इन द कंट्री। अलग अलग तरह के एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम क्या है, जैसे कि सिस्टम शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, टांगे क्या होता है, एले क्रॉपिंग क्या होता है, विंड ब्रेक्स क्या होता है, और शेल्टर बेड्स क्या होता है, और होम गार्डन के बारे में कुछ जानेंगे फ्रेंड्स, हम ये भी जानेंगे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, और वो किस तरह के स्पीसीज में पाए जाते हैं, उसके कुछ स्पीसीज के मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और ये फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट का आखिरी यूनिट है, और आखिरी जो इससे पहले वाला जो यूनिट था फ्रेंड, उसका एक वीडियो बचा है, पेंडिंग है, वो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाला हूँ, और ये सब्जेक्ट उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो भी इस चैनल पे नया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए। और आपको पता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम जानेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री होता है क्या है। फ्रेंड्स, मैं डिफिनेशन बताता हूँ। एग्रो फॉरेस्ट्री is a land use management system in which trees or shrubs are grown around and among crops। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एक फॉरेस्ट का मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है, दिमाग में ये बैठा लीजिए कि अभी जो भी डेफिनेशन कर बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा फॉरेस्ट पे निर्भर करता है। तो आप माइंड में यही रखिएगा कि मैं फॉरेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो उसी का इमेजिनेशन रखिएगा। आप कोई फॉरेस्ट ले सकते हैं, अमेजोन, ट्रॉपिकल, कोई भी फॉरेस्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी एक लैंड है फॉरेस्ट का, और वहाँ पे जो ट्रीज या सर्ब्स ग्रो करते हैं, ठीक है, एक क्रॉप के चारों बगल, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई स्पीसीज के चारों बगल जो भी वहाँ पेड़ पौधे उगते हैं, उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। फॉरेस्ट्री का मतलब जानते हैं ना फ्रेंड्स, जंगल झाड़, फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट। एग्रो मतलब जहाँ पे फार्मिंग, एक तरह से फार्मिंग हो, जाके ट्राइबल पीपल्स, जो लोकल पीपल्स होते हैं, वहाँ पे वो फार्मिंग करें, उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसकी इंपॉर्टेंस पे चलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? पहला तो इसका इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं क्रॉप का, या फिर प्लांटेशन कर रहे हैं मैनी ऑफ ट्रीज का फॉरेस्ट में, तो फ़ायदा फ्रेंड्स बहुत सारा है। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देख लीजिए, वहाँ सालों साल पत्ते तो हरे रहते हैं, बारिश भी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंड्स बारिश होती है। उसकी वजह से फ्रेंड्स सॉइल इरोजन के होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर आपने वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप लगाया है, तो सॉइल इरोजन कम से कम होगा फ्रेंड्स, ना के बराबर। साथ ही साथ फ्रेंड्स, वहाँ का जो वाटर का जो कंजप्शन है, अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रूट जो अब्जॉर्ब करेंगे वाटर खुद के कंजप्शन के लिए, वो अपने आप बढ़ने वाला है, क्योंकि आप प्लांट करेंगे एनी क्रॉप या फिर कोई भी एक ट्री को। फिर सॉइल में जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है ना फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वो भी मौजूद रहेगा, वो कहीं इधर उधर नहीं होगा। जबकि बारिश की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट भी चला जाता है। तो पहला पॉइंट में यही बताया गया है फ्रेंड्स, मैं पढ़ के बता देता हूँ। दे कैन कंट्रोल रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। रन ऑफ मतलब फ्रेंड्स मिट्टी बह जाना, या सॉइल का एक दूसरे से दूसरी जगह चले जाना थ्रू वाटर, एयर, या other mean or purpose, thereby reducing losses of water, soil material, organic matter and nutrients। पहला पॉइंट समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है फ्रेंड्स, दे कैन मेंटेन सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एट लेवल सेटिस्फैक्ट्री फॉर सॉइल फर्टिलिटी। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड लाइन ये कहना चाहता है ना, सॉइल के फर्टिलिटी के लिए, सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो उसका फुलफिल हो जाता है। कैसे? देखिए, जस्ट इमेजिन आपने एक फॉरेस्ट में एक प्लांट लगाया, एक छोटा सा प्लांट लगा दिया, पूरा साफ उफ करके, उसका अगल बगल का एरिया जंगल झाड़ हटा के एक साफ जगह पे आपने एक प्लांट लगाया। तो क्या होगा ना फ्रेंड्स, उसकी वजह से उसके आसपास का जो सॉइल है ना, वो इरोजन
जो होते हैं बह जाते हैं वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ उसके ऊपर बहुत सारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो उसको बेनिफिट पहुंचाएंगे। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट क्वांटिटी जो है सॉइल में वो बढ़ाएंगे या कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप जानते हैं पेड़ जब कहीं पे भी लगता है, कहीं पे भी प्लांट, अगर आप किसी भी क्रॉप को कहीं प्लांट कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे हैं। प्रोडक्शन पर्पज से नहीं देखते हैं फ्रेंड्स, हम बस नॉर्मली देखते हैं इन्वायरमेंट के नज़रिए से। अगर आप किसी भी पेड़ को लगाते हैं, ज़मीन में रोपते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? पहला, आपका जो इन्वायरमेंट है वो प्योर होगा, सुरक्षित होगा। दूसरा, आपका जो न्यूट्रिएंट क्वांटिटी है और क्वालिटी है सॉइल की, वो बेहतर होगी पहले से। साथ ही साथ फ्रेंड्स, प्लांट लगने की वजह से ना कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसके अराउंड आते हैं, जो उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं या फिर अदर मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, सच एज जिंक, पोटेशियम, सोडियम वगैरह वगैरह, जो वो प्योर फॉर्म में नहीं ले पाते हैं प्लांट्स। तो फ़ायदा है फ्रेंड्स, है ना। तो आप बस इन्वायरमेंट की नज़र से देखिएगा फ्रेंड्स कि वातावरण के नज़रिए से ये कैसे हेल्पफुल है, कैसे बेनिफिशियल है। आप प्रोडक्शन या फिर मार्केट लाइन्स की तरफ से नज़रिए से मत देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट कहता है ना फ्रेंड्स कि दे कैन लीड टू मोर क्लोज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग देन एग्रीकल्चर एंड हेंस टू मोर इफिशिएंट यूज ऑफ न्यूट्रिएंट। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर एक न्यूट्रिशन साइकिल चलता है, सच एज एक गुड बैक्टीरिया है, उसने से राइबोजियम ले लेते हैं, राइबोजियम या एजोला, जो भी आप लेना चाहें, कोई भी एक नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म ले लेता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं। अब वो मान लीजिए पेड़ के पास है, रूट के पास है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, उसको वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है रूट को, बदले में वो क्या ले रहा है, रूट से न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। वो तो मटेरियल प्रोवाइड कर दे रहा है, लेकिन उसको खाना बना के पेड़ दे रहा है, जो जिसकी वजह से दोनों बेनिफिशियल है, दोनों फायदा में है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी को हम न्यूट्रिशन साइकिल कहते हैं। देखिए, बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म प्लांट को दे रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में प्लांट क्या कर रहा है, जो खाना बन रहा है उससे 50% या 60% जो भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बन रहा है परसेंटेज, वो उसको डोनेट कर दे रहा है, दे रहा है, ठीक है। इसको न्यूट्रिशन साइकिल कहते हैं। तो ये मेंटेन रहता है फ्रेंड जितने नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। फॉरेस्ट का बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट का बात कर रहा हूँ। जो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ज़्यादा और उतना बड़ा न्यूट्रिशन साइकिल होगा, और जितना बड़ा न्यूट्रिशन साइकिल होगा, फ़ायदा तो है फ्रेंड्स, बहुत फ़ायदा होगा उससे, सॉइल को ही नहीं, इन्वायरमेंट को भी। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, आप एक बात बताइए फ्रेंड्स, अगर आपको एक लैंड दे दिया जाए, ठीक है, वो पूरा बंजर हो, कोई काम का ना हो, उसमें 10 साल से कुछ रोपा नहीं गया हो कुछ उस पर्टिकुलर लैंड में, सॉइल में, तो उसको कल्टीवेट करना ज़्यादा मुश्किल होगा, या एक फॉरेस्ट में आप एक जगह लीजिए, कोई फॉरेस्ट, पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, अमेजोन है या फिर कोई भी अदर फॉरेस्ट में, अदर कंट्रीज में फॉरेस्ट जो होते हैं, वहाँ पे अगर आप एक पर्टिकुलर जगह लेते हैं उसी के आसपास, ठीक है, और वो अच्छा जमीन, वहाँ पे पेड़ पौधे उगे हैं लेकिन जंगल झाड़ी बहुत हो गए हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा साफ सफाई कीजिए, वहाँ पे कल्टीवेशन कीजिए। अब बताइए फ्रेंड्स, इन दोनों के कंपेरिजन में कहाँ पे कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होगा, सोचिए। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन जो होगा वो अमेजोन के फॉरेस्ट या फिर जो भी आप फॉरेस्ट ले रहे हैं वहाँ पे होगा, क्योंकि जनरली बात है ना फ्रेंड्स, देखिए, जो फॉरेस्ट होता है फ्रेंड, उसके आसपास के जो सॉइल होता है ना, मिनिमम उसका जहाँ तक रूट जा रहा है उतना एरिया तक उसका जो सॉइल क्वांटिटी होता है ना, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होता है या फिर अदर फैक्टर्स जो है जो सॉइल को बेहतर बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो अच्छे क्वांटिटी में और अच्छे न्यूट्रिएंट क्वालिटी कंटेन करता है, जिसकी वजह से फ़ायदा होता है फार्मर्स को। लेकिन फार्मर्स क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि वो सिर्फ क्रॉप उगाते हैं अपने लैंड में, पर्टिकुलर लैंड में, जबकि उनको क्या करना चाहिए, उनको, ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई, आपका कोई दोस्त हो फार्मर हो या फिर किसी का फादर फार्मर हो, तो आप उसको ये बता सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है। हेल्पफुल कैसे, मैं बता देता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, हमारे किसान का एक समाज में एक बन गया है ऐसे, ठीक है। उनका ये बना है ना फ्रेंड्स कि वो क्या करते हैं, वो अपने ही क्रॉप को जो प्रोडक्शन करना है उनको, जैसे राइस का करना है, वीट का करना है, उसी का सिर्फ लगाते हैं। और बाकी सारे दिन, जैसे और किसी दिनों को और कुछ महीने ऐसे होता है जब वो लैंड जो खाली रहता है, उस समय वो क्या कर सकते हैं, कोई भी एक प्लांट लगा दे। आई थिंक नर्सरी से लगा कोई भी एक प्लांट लगा दे। अच्छा खासा नीम का लगा सकते हैं, या फिर अमरूद का लगा सकते हैं, कुछ भी कैसा भी प्लांट लगा दे, लेकिन उस ज़मीन को खाली ना छोड़े। अगर फ्रेंड्स खाली छोड़ा गया ना तो नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। न्यूट्रिएंट कंटेंट सॉइल का घटेगा घटेगा, साथ में जो उसका मॉइस्चर है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसकी जगह पे हार्वेस्टिंग करने के बजाय, हार्वेस्टिंग करने के 1 या 2 दिन बाद टिलेज करते हैं उस एरिया का, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको ये कर देते हैं, साफ सफाई करके उस लैंड को, फिर एक अच्छा सा क्रॉप लगाते हैं। आप कैरी में लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसा भी, या स्क्वायर मेथड, जैसा आपको मेथड हो। आपको हॉर्टिकल्चर में आपने पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार प्लीज़ जाके वीडियो देखिए, लिंक में दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स वहाँ पे जब आप क्रॉप लगाइएगा ना, तो वो जो कुछ महीने जो खाली रहते हैं ना, उसमें आप क्रॉप लगाइए, फिर छोड़ दीजिए। अगर आपका वीट या फिर कोई और राइस लगाने का महीना आ गया है तो उस पेड़ को वहाँ से हटा दीजिए, कहीं और लगा दीजिए, प्लांट कर दीजिए, या तो उसको वहाँ से परमानेंटली हटा दीजिए। अब फ्रेंड जब आप क्रॉप लगाइएगा ना, तो उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि आप पूछिए मत, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये सब बातें जो है फ्रेंड्स हमारे फार्मर्स कम जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो उनको बताना चाहिए। अगर आपके कोई दोस्त या फिर किसी का, आपके दोस्त के कोई फादर है जो फार्मर है, तो बताया कीजिए। अगर अगर आप आगे चलकर फार्मर बनेंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, हमारा 4th पॉइंट पे जो है, दे कैन चेक डेवलपमेंट ऑफ सॉइल टॉक्सिसिटी और रिड्यूस एग्जिस्टिंग टॉक्सिक्स बोथ सॉइल एसिडिफिकेशन एंड सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन मतलब जानते हैं फ्रेंड्स आप? नहीं जानते एक बार गूगल कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। जब पानी का कंटेंट या नमक का कंटेंट बढ़ जाता है ना सॉइल में, जब वो बेसिक्स, सैलिनिटी मतलब होता है बेसिक, जब सॉइल में साल्ट या फिर कोई बेसिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना सॉइल में, या एसिडिफाइड हो जाता है कोई भी एक सॉइल, एसिड का कंटेंट, या जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या फिर अदर कोई कंपोनेंट्स एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप जानते हैं कि क्रॉप जो होता है ना वो मर जाता है, डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स जंगलों में देख लीजिए, जंगलों में क्या होता है ना, उल्टा होता है इसका। अगर मान लीजिए प्लांट, कोई ऐसे, देखिए फॉरेस्ट में तो हमेशा प्लांट लगे रहते हैं, कभी कोई नया प्लांट ग्रो करता है, कभी कुछ प्लांट मर जाते हैं। तो होता क्या है ना फ्रेंड्स, जो भी प्लांट मरते हैं, अब उसका जो हार्मफुल टॉक्सिक्स हो गया, या फिर एग्जिस्टिंग टॉक्सिक्स हो गया, जैसे सॉइल का कोई टॉक्सिक है जो उसमें आ गया है टाइम टू टाइम, लॉन्ग टाइम की वजह से, तो होता है क्या फ्रेंड्स कि अगर आपका सॉइल गुड कंडीशन में है, सच एज फॉरेस्ट में जैसा रहता है, आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप एक काम कीजिए, एक बार फॉरेस्ट का सॉइल छू के देखिए, महसूस कीजिए, और एक बार आपका किसानों का जो क्रॉप हो, कोई भी किसान, कोई भी लैंड, उसका एक बार मिट्टी एक मुट्ठी में उठाएं और फील कीजिए। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क हो गया, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, पहला फ़र्क तो आपको ये दिखेगा कि उसमें नमी होगी फॉरेस्ट वाले में, जबकि इसमें नहीं होती है आपके फार्मर्स में। हाँ, कितना आप पानी दे के भी छुइए ना उसको, तब भी आपको नमी नहीं लगेगा। दूसरा फ्रेंड्स, अगर आप उसको लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं ना फॉरेस्ट वाले को, तो उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट आपको इतना ज़्यादा मिलेगा ना कि पूछिए मत, उसमें कोई भी क्रॉप ग्रो कर जाए, ऐसा होता है। जबकि आपका फार्मर का जो सॉइल होता है उसमें नहीं होता है, क्योंकि हाँ वो यूज़ कर रहे हैं तो नुकसान होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आगे जो है हमारा 5th जो है वो है, दे यूटिलाइज सोलर एनर्जी मोर एफिशिएंटली। सोलर एनर्जी तो यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, इनका एक बहुत अहम पार्ट है सोलर एनर्जी। यहाँ सोलर एनर्जी का मतलब तो आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, सबने साइंस पढ़ी तो आप जानते ही होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सोलर एनर्जी कैसे कंज्यूम करते हैं, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है प्रोसेस, जिसमें वो खुद का खाना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स होता क्या है ना, तो जब फोटोसिंथेसिस जो बनाने के लिए जो कंपोनेंट इनको चाहिए होता है, वो है वाटर, एयर मतलब ऑक्सीजन, कुछ क्वांटिटीज, राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, और सबसे इंपॉर्टेंट सनलाइट। फ्रेंड्स अगर सनलाइट नहीं होगा ना तो इनका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, सॉइल से इनको वाटर मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, वाटर के साथ ही आ जाएंगे, और एयर तो आपके अराउंड है ही,
वो भी अवेलेबल है। लेकिन फ्रेंड्स सनलाइट जो है वो कुछ दिनों में ही होता है। जैसे मान लीजिए बारिश हो रहा लगातार, सनलाइट हो ही नहीं रहा है, उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, पेड़ मुरझा जाते हैं। उनमें अगर राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल जाता है, नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो खाना नहीं बना पाते हैं सनलाइट की वजह से। अब सनलाइट ही नहीं है तो खाना कैसे बनेगा, जो एक उसका इनिशियल पार्ट है, इसेंशियल पार्ट है। चलिए फ्रेंड्स, सातवां इंपॉर्टेंस पे चलते हैं। छठे इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स। छठा जो इंपॉर्टेंस है वो ये कह रहा है, दे कैन लीड टू रिड्यूस इंसेक्ट पेस्ट एंड एसोसिएटेड डिजीज। जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स कि अगर आप लैब में दिए गए फॉरेस्ट से उठाए गए सॉइल को लैब में टेस्ट कराते हैं, और फार्मर जिस खेत पे खेती कर रहा है उसका एक मुट्ठी सॉइल लीजिए और लैब में जाइए टेस्ट करने के लिए सॉइल का, आपको एक बात पता चलेगा फ्रेंड्स। पता है क्या? वो ये कि आपके जो सॉइल में मैं बताता हूँ, फार्मर के पास जो सॉइल आपको से उनसे जो सॉइल मिला ना, और फॉरेस्ट से जो सॉइल मिला, ठीक है, फॉरेस्ट से जो सॉइल मिला फ्रेंड्स, उनमें डिजीज रिकवर, मतलब कि कोई भी टॉक्सिक या डिजीज हो जाता है उसको, तो अपने आप ठीक करने की कैपेसिटी होती है। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं फॉरेस्ट वाले सॉइल में, जबकि फार्मर्स सॉइल में ऐसा नहीं होता। क्योंकि फार्मर्स में क्या होता है ना, जब भी आप क्रॉप उगाते हैं तो आप हमेशा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर ये सब यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो कम हो जाता है अगर आप राइट अमाउंट में नहीं करें। मैंने बताया इसके बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स दोनों में फ़र्क है, इसमें यही बताया जा रहा है। इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, फॉरेस्ट का जो सॉयल कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो उसमें होता है, वहाँ का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा औसम है। हाँ, उसमें बहुत सारे आपको वेरियस स्पीसीज मिलेंगे वहाँ पे फॉरेस्ट में, जो आपको हार्म कर सकते हैं। लेकिन वहाँ का जो सॉयल होता है ना फ्रेंड्स, सॉयल वो बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटी का होता है, जो हमारे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स नहीं जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आठवें पे आते हैं। फ्रेंड, अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हो ना, जंगलों में ये पूरा इंपॉर्टेंस जो है जंगल के बारे में था। अगर आप जंगली एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और एग्रो फॉरेस्ट्री सिर्फ फॉरेस्ट में होता है फ्रेंड्स, ठीक है, या फॉरेस्ट जैसे इलाकों में, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री कैन अगमेंट सॉइल वाटर एबिलिटी टू लैंड यूज सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ। आप फार्मर का जो लैंड है वहाँ पे गड्ढा खोदिए, कुआं बनाइए, और आप वहाँ चले जाइए फॉरेस्ट में, वहाँ कुआं बनाइए। आपको ये मिलेगा ना, आपको ये देखने मिलेगा कि जो ग्राउंड लेवल का वाटर होता है ना, ग्राउंड लेवल वाटर, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। आपको ज़्यादा अंदर खोदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जबकि फार्मर के जो लैंड होता है, फार्मर जहाँ पे वो खेती करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीप गड्ढा करना पड़ेगा ताकि आपको पानी मिल सके। लेकिन आपको फॉरेस्ट एरिया में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत कम ही डिस्टेंस पे, आपको डेप्थ पे, गहराई पे आपको मिल जाएगा पानी। दोनों में फ़र्क है, यही फ़र्क है। नवा ये है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज एंड सर्व्स कैन सब्सटेंशियली इंक्रीज नाइट्रोजन इनपुट्स टू एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। फ्रेंड्स देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ना, कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं हमारे क्रॉप्स के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए। फार्मर्स ये नहीं जानते फ्रेंड्स, उन्हें ये नहीं पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है प्लांट का। तो अगर आप ये अवेयरनेस फैलाएं तो फ्रेंड्स, तो हमारे फार्मर्स बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगा फॉरेस्ट में। हर जगह, हर एक पेड़ में आप कोई भी एक ऐसा पेड़ नहीं देखेगा जहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना मिले नाइट्रोजन फिक्सेशन का। फॉरेस्ट में फार्मर लैंड के बारे में नहीं कह सकता फ्रेंड्स, फॉरेस्ट में। देखिए फ्रेंड्स, नाइट्रोजन, ये पॉइंट यही कहना चाहता है, नवा पॉइंट जो है ना फ्रेंड्स, वो यही कहना चाहता है कि देखिए, कोई भी पेड़ है, ठीक है, कोई भी पेड़ है फॉरेस्ट का, ठीक है, उसका जो रूट होता है ना फ्रेंड्स, नीचे रूट, उसके नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कितना ज़रूरी है आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए वही सेम प्लांट को ही चाहिए होता है। वो अलग बात है कि हम दूसरे पर डिपेंडेंट है खाने के लिए,
लेकिन जबकि प्लांट नहीं है, प्लांट खुद से खाना बनाता है, खुद से कंज्यूम करता है। नाइट्रोजन चाहिए होता है फ्रेंड्स प्लांट को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसका हाइट बढ़े इसके लिए उसको नाइट्रोजन चाहिए होता है। और ताकि वो कुछ अगर मान लीजिए डैमेज हो गया उसका, प्लांट का कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो उसके फिक्सेशन के लिए भी जो एलिमेंट्स लगते हैं वो फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे आपको। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हमारा आखिरी इंपॉर्टेंस जो है पॉइंट है वो है इन द मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी अंडरगो एग्रो फॉरेस्ट्री। देखिए फ्रेंड्स, सॉइल फर्टिलिटी का अगर आपको मेंटेनेंस करना है ना तो उसमें खर्चा आता है। आप फार्मर, मैं कंपेरिजन इसलिए कर रहा हूँ ना फार्मर क्रॉप से, क्योंकि आपको पता चलेगा कि फॉरेस्ट का जो क्रॉप होता है या फिर ट्री होते हैं वो कितना अच्छा होता है, वहाँ का क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। ठीक है, तो मैं फ्रेंड्स ये 10वां पॉइंट में ये बताना चाह रहा हूँ ना आपको कि आपका जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल है आपका, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, आपको मैं बता नहीं सकता। इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि आपका जो जो भी आपका क्रॉप है उसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है फार्मर वाले क्रॉप में। ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट वाला क्रॉप में सब जगह एक ही रहेगा। आप, मैं बताता हूँ, फॉरेस्ट जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से एक मिट्टी उठाइए, एक मुट्ठी बीच, फॉरेस्ट के बीच में आगे, जंगल के बीच में आगे, वहाँ से एक मिट्टी उठाइए, और आखिरी में फॉरेस्ट जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से एक मिट्टी उठाइए। ठीक है, अब ये लैब में भेज दीजिए आप। ठीक है, लैब में भेज दीजिए, उसका रिपोर्ट आएगा ना फ्रेंड्स तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे अगर आप फार्मर के लैंड से कंपेयर करिएंगे। वहाँ पे हर एक जगह न्यूट्रिएंट कंटेंट सेम होता है, जबकि फार्मर का जो जहाँ पे वो खेती करते हैं वहाँ का ऐसा नहीं है, कहीं कम ज़्यादा हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन आपको फॉरेस्ट में ऐसा नहीं मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स क्राइटेरिया पे आते हैं कि आपको एग्रो फॉरेस्ट्री करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। क्राइटेरिया फ्रेंड्स की, हाँ मैं सही बोला कि आपको एक एग्रो फॉरेस्ट्री, एक फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होंगे, कैसे स्पीसीज ऑफ ट्रीज चाहिए होंगे, कैसा एरिया चाहिए होगा, कैसा आपको लैंड चाहिए होगा, कैसा सॉइल चाहिए होगा, वगैरह वगैरह यही सब। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। पहला क्राइटेरिया है फ्रेंड्स फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज। फ्रेंड्स जो भी आप प्लांट लगाइएगा ना फॉरेस्ट में, या फॉरेस्ट आप डेवलप कर रहे हैं खुद का, तो वहाँ पे फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज लगाइए। आप देखे होंगे फॉरेस्ट में बहुत लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, वो फास्ट ग्रोइंग ट्रीज में आते हैं, स्पीसीज में आते हैं, जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी। आप 1 या 2 दिन में बहुत बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन एक जो नॉर्मल क्रॉप का जो हाइट होता है ना उससे बहुत ज़्यादा होगा एक फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज का। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स मल्टीपल पर्पज यूज ऑफ दिस ट्री। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी आप ट्री ले रहे हैं ना, कोई भी, तो फास्ट ग्रोइंग होने ही चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स उसका जो है ना मल्टीपल यूजेस होना चाहिए, मतलब वो आपका मेडिसिन बनाने में यूज हो सकती है, आप उससे खाना भी बना सकते हो, आप उसका उस प्लांट का कोई पार्ट किसी काम में यूज़ कर सकते हो, जैसे अपना घर बनाना हो या फिर किसी अदर पर्पज़ के लिए, तो मल्टीपल यूजेस हों उसका। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है सिलेक्शन ऑफ ट्रीज एज मे नॉट अफेक्ट द लाइट रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। देखिए फ्रेंड्स, आप कैसा भी क्रॉप लीजिए, ठीक है, उस क्रॉप का जो लाइट रिक्वायरमेंट क्वांटिटी है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सन रहे या ना रहे, वो अपना हिसाब से उस जगह को अडेप्ट कर ले। साथ ही साथ वो अगर छोटा है और पूरे जंगल झाड़ी में घिरा हुआ है तो वो उसको सनलाइट ना भी मिले तब भी वो सरवाइव कर जाए, 2-3 दिन ना मिले तो। ठीक है, ऐसा भी स्पीसीज होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ जो है फ्रेंड्स सिलेक्शन ऑफ डीपली रूटेड ट्री। फ्रेंड्स जो भी आपके आप ट्री ले रहे हो ना उसमें ऊपर के 3 तो होने ही चाहिए। साथ ही साथ चौथा ये है फ्रेंड्स कि उसका रूट जो है ना बहुत डीप होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है आप जो फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हो वहाँ पे आपका जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो। ठीक है, आपको पता नहीं है, आप अगर डीपली रूटेड ट्री लाएंगे तो उसकी वजह से आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि उसमें पानी देना है या नहीं देना है, अपने आप पानी एब्जॉर्ब कर लेगा थ्रू रूट, क्योंकि उसके रूट बहुत ज़्यादा लंबे होंगे। आपने फ्रेंड्स टैप रूट और फाइबरस रूट के बारे में सुना है? तो फ्रेंड्स कौन बढ़िया होता है, टैप रूट या फाइबरस रूट? आप ही बताइए, सोचिए फ्रेंड्स सोचिए। अगर आपको इसका आंसर मिल जाए फ्रेंड्स तो नेक्स्ट वीडियो आने से पहले
प्लीज़ इसका आंसर बताइएगा मुझे प्लीज़, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप कितने इंटरेस्टेड है इसमें। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं ना तो प्लीज़ बताइएगा। आप चाहे गूगल सर्च कर लीजिए, आप विकीपीडिया छान मारिए, कुछ भी कीजिए, आप बस इस बारे में मुझे आंसर बताइए कि कौन बेहतर है, टैप रूट या फाइबरस रूट। अगर फ्रेंड्स इसके बारे में आपने आंसर बता दिया ना, इसके बारे में मैं हर एक सब्सक्राइबर को बोल रहा हूँ, इसके बारे में अगर आपने वीडियो बताया तो मैं आपको नोट शेयर करूँगा, मैं खुद के अपने नोट शेयर करूँगा। लेकिन सारे के सारे सब्सक्राइबर को, जितने भी अभी तक सब्सक्राइबर है, सबको करना पड़ेगा क्या, ये क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा कौन बेहतर है कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स फिफ्थ जो है हमारा है सेलेक्शन ऑफ ट्री स्पीसीज अकॉर्डिंग टू सॉइल कंडीशंस एंड क्लाइमेट। फ्रेंड्स देखिए, जो भी आप ट्री स्पीसीज ले रहे हैं, जो भी स्पीसीज ले रहे हैं ट्री का फॉरेस्ट बनाने के लिए, खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में ढल जाए। आप ठंडे इलाके में रहते हो जम्मू कश्मीर में, या गर्मी में रहते हो तमिलनाडु केरला दिस टाइप ऑफ, या आप मॉडरेट रेनफॉल जगह पे रहते हो या ट्रॉपिकल रेनफॉल यहाँ भी आप रहते हो, उसके हिसाब से ये आपको प्लांट जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर ले, मर ना जाए फिर कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, छठा जो है फ्रेंड्स वो इंपॉर्टेंट है, वो है इजी अवेलेबल ऑफ प्लांट स्पीसीज दैट चेक्स सॉइल इरोजन एफिशिएंटली। प्लांट जो है फ्रेंड्स वो आपको ऐसा लेना है, एक और इसमें ये लिया गया, अगर आप फॉरेस्ट बना रहे हैं तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि उसका सॉइल इरोजन ना हो उस जगह का। ठीक है, मतलब जो भी आप प्लांट ले रहे हैं ना, उसका जो रूट है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूतली पकड़ करके सॉइल को, ताकि मिट्टी ना बहे, सॉइल इरोजन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से बता दूं, मैंने जो क्वेश्चन बताया ना आपको, अगर सारे, अभी मेरे पास टोटल नियरली अबाउट 182 सब्सक्राइबर्स हैं, अगर सारे 182 सब्सक्राइबर में कमेंट में लिखा कि कौन सा रूट अच्छा है, मुझे इसका आंसर पता है फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले अगर आपने हिट कर दिया 182 के 182 सब्सक्राइबर ने अगर हिट कर दिया कि कैसे है टैप रूट या फाइबरस रूट कौन बेहतर है, तो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि आप जिस भी सब्जेक्ट का नोट्स बोलोगे, मैं बोल रहा हूँ जिस भी सब्जेक्ट्स का, मैं उसका नोट आपको प्रोवाइड करूँगा। अब तक मैंने जो भी बनाया, एग्रो फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, जो भी आप बोलोगे, एग्रोनॉमी, जो भी बोलोगे, उस सब का मैं नोट आपको खुद सेंड करूँगा पर्सनली। आप मुझे नंबर सेंड करिएगा, मैं सेंड करूँगा। लेकिन फ्रेंड्स कंडीशन अप्लाइड, 182 सब्सक्राइबर्स को, या अब कम ज़्यादा कुछ हो सकते हैं, जितने भी हैं फ्रेंड्स सबको हिट करना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा, हर एक सब्सक्राइबर को, कि टैप रूट बढ़िया है या फाइबरस रूट। ठीक है, मिनिमम फ्रेंड्स, अगर मिनिमम नहीं भी तो 70 यूजर्स जो इस वीडियो देख रहे हैं अभी, 70 यूजर्स भी अगर इसका राइट आंसर देते हैं ना, तो मैं वीडियो आपको दे दूंगा। आप मुझे नंबर सेंड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसका मैं आपको नोट्स दे दूंगा। अगर होता है फ्रेंड्स तो 182 में से अगर 60 से 70 के बीच में भी अगर सारे लोग आंसर करते हैं ना वो राइट, मैं दे दूंगा 182 में से 72 सब्सक्राइबर। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे फ्रेंड्स जो है वो हमारा है डिफरेंट एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम। फ्रेंड्स डिफरेंट एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम जो है ना, मैंने इससे बताया शिफ्टिंग कल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, टैलरी क्या होता है, फिर अदर जो भी उसके टाइप से। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला है एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं। होता क्या है ना फ्रेंड्स, मैं पहले इसके बारे में कुछ बता दूं। होता क्या है फ्रेंड्स कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आप क्या करते हो ना, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का लैंड लेते हो। ठीक है, वहाँ पे ये जनरली ट्राइबल पीपल्स करते हैं, मतलब लोकल देहाती लोग जो होते हैं, जो गाँव में रहते हैं, वो लोग करते हैं। होता है क्या है फ्रेंड्स कि वो पर्टिकुलरली कोई एक लैंड लेते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट का कोई भी एक फॉरेस्ट के किनारे पे कोई भी एक लैंड लेते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट के किनारे, और वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप लगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, फ्रूट फ्लावर्स उगाते हैं। फिर क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो जब एक सीज़न बीत जाएगा ना, एक सीज़न उस क्रॉप का या फिर उस पर्टिकुलर किसी भी स्पीसीज़ का, ट्री हो या प्लांट हो, बीत जाता है ना एक सीज़न, तो उस लैंड को छोड़ के वो किसी और लैंड पे जाके कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। नाम से पता चल रहा है फ्रेंड्स, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मतलब एक जगह नहीं रुकना। जैसे हमारे फार्म आजकल के फार्मर्स क्या करते हैं, जहाँ पे गाँव है
उसी के आसपास ज़मीन ले लिया, या पूर्वजों से जो ज़मीन मिलता आ रहा है उसी पे खेती कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पहले जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो एक प्रोसेस है ना, उसमें क्या होता है कि हम कुछ और करते हैं। अगर एक जगह कल्टीवेशन कर दिए तो दोबारा उस क्रॉप उस जगह नहीं लगाएंगे, कहीं और जाके लगाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है, दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस एंड डेलिबरेट यूज ऑफ लैंड फॉर द concurrent production of agriculture crops including tree crops and forest crop। जैसे मैंने डिफिनेशन बता दिया है फ्रेंड्स, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो गुड, अगर नहीं आया है तो एक बार इसको रिवाइंड करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सिल्वो पैसेज सिस्टम। फ्रेंड्स, सिल्वो पैसेज सिस्टम क्या होता है मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज सच एज फॉलेज या फिर इंटर ग्रेजिंग ट्रीज जो है वो लगाते हैं ताकि एनिमल्स आके उसे फीड करें। ठीक है, और मेन पर्पस होता है फ्रेंड्स ग्रेजिंग करने का, मतलब चरने का। फ्रेंड्स, जब फ्रेंड्स हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स इसको चरते हैं ना, यानी कि ग्रेजिंग करते हैं इस पर्टिकुलर लैंड पे, तो फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड्स, वो अपने वेस्ट मटेरियल जो है वो वहीं गिरा जाते हैं। ठीक है, गोबर हो गया या फिर अदर कुछ भी, गाय, तो वो करने की वजह से ना फ्रेंड्स वहाँ पे मैन्यूर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अलग प्रोसेस है जिसमें हम ग्रेजिंग जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, और ग्रेजिंग करने के बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम उसमें जब ग्रेजिंग हो जाता है उसके बाद देखिए, प्रोसेस मैं ठीक से समझाता हूँ अच्छी तरह से। पहला स्टेप, हमें ऐसे क्रॉप्स लगाने हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स ही ग्रेज करते हैं। काऊ हो गया, गॉट हो गया या अदर एनिमल्स ग्रेज करेंगे। तो वहाँ पे जब वो ग्रेज करने आएंगे तो अपना वेस्ट गिराएंगे या फिर जो भी करेंगे, उसकी वजह से जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट और फर्टिलाइजर कंटेंट जो है ना, फर्टिलाइजर जो मैन्योर यूज़ होता है, वो अपने आप मिक्स आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट वो बढ़ जाएगा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, सेकंड प्रोसेस, अब क्या करना है, हमें नए क्रॉप्स लगा रहे हैं, नई ट्रीज लगा रहे हैं, और जब वो नए ट्रीज लगे ना फ्रेंड्स, उसको सिल्वो पॉस्चर सिस्टम कहते हैं। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट है एग्रो सिल्वो पैस्चर सिस्टम। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्रो लग गया है ना, मतलब फॉरेस्ट से जुड़ा होगा। ठीक है, मैं डिफिनेशन पढ़ता हूँ। इट कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्टिव नेम्स फॉर लैंड यूज सिस्टम विच इंक्लूड्स द वुडी कंपोनेंट क्रॉप्स एंड कैटल। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक लैंड को एक से ज़्यादा पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे उसमें कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, उसमें आप गाय को भी चढ़ा रहे हैं, उसी में आपने लाइफ स्टॉक को भी संभाल के रखा है, ये सब कर रहे हैं, तो उस जगह को एग्रो सिल्वो पैस्चर सिस्टम कहते हैं। इस तरीके को एग्रो सिल्वो पैस्चर सिस्टम कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्रॉप भी हो सकते हैं, कैटल भी हो सकते हैं, वुडी कंपोनेंट्स भी होते हैं, आप सब वहाँ पे रखिए। ठीक है, और अगर आप ये कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लैंड में, एक पीस ऑफ लैंड में, तो उसको एग्रो सिल्वो पैस्चर सिस्टम कहते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? आगे चलते हैं। आगे जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स वो है हमारा टेंगली। ठीक है, टेंगली के बारे में फ्रेंड मुझे ज़्यादा नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही कैसे बताऊँ, कॉम्प्लेक्स वर्ड है ये फ्रेंड्स, आपको नेट पे नहीं मिलेगा। ये मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है आपके लिए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए बताता हूँ। टैंग मतलब हिल्स होता है फ्रेंड्स, ली मतलब कल्टीवेशन, हिल कल्टीवेशन। फ्रेंड्स, जब आप पहाड़ियों पे कल्टीवेशन कहते हैं ना, कल्टीवेशन करते हैं पहाड़ियों पे, जब आप अपना क्रॉप उगाते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस से, तो उसको टैंगली कहते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आगे चलता हूँ। इट इज़ ऑल्सो अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन कल्टिवेटर्स आर अलाउड टू प्लांट फॉरेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में इमेजिन कीजिएगा। हाँ, बीच में मैंने कुछ फार्मर्स के बारे में बताया था, लेकिन कंपेयर करने के लिए। ठीक है, आप फॉरेस्ट के बारे में ही इमेजिन कीजिएगा, उसी को ध्यान रखिए, लेक्चर सुनिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम बात करने वाले हैं टैंगली के बारे में। टैंगली जो है फ्रेंड्स वो एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। कैसे? इसमें भी क्या होता है ना फ्रेंड्स, एक पहाड़ी पे जब आप कल्टीवेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आप दूसरे पहाड़ी पे जाते हैं कल्टीवेशन करने के लिए।
हम ये इसलिए करते हैं ना फ्रेंड्स, क्योंकि पहाड़ों पे जो लैंड होता है ना, वो हॉरिजेंटल नहीं होता है, वर्टिकल नहीं होता है, मतलब थोड़ा स्लाइड टाइप का होता है। आपने पहाड़ देखा होगा, थोड़ा स्लाइड टाइप का होता है फ्रेंड्स। उसकी वजह से क्या होता है ना कि वहाँ पे जो क्रॉप लगते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से अडाप्ट कर पाते हैं। इसलिए हम कुछ ज़्यादा क्रॉप नहीं लगाते हैं वहाँ पे, कम क्रॉप लगाते हैं हिली एरियाज में, फिर वहाँ वहाँ से हट के कुछ दूसरे लैंड पे चले जाते हैं, हिली एरियाज पे जाते हैं क्रॉपिंग करने के लिए, जिसको हम टैंगले कहते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, इसका एम जो होता है दोनों होता है, फूड प्रोडक्शन भी हो, साथ ही साथ इसका वुड प्रोडक्शन भी हो, ताकि लकड़ी की भी हमें जो ज़रूरत है वो भी फुलफिल हो जाए, और जो खाने की पूर्ति है वो भी फुलफिल हो जाए, इसलिए टैंगल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट इसमें डेफिनेशन है, जो कि मैंने इसलिए रेड कलर से लिखा है ना फ्रेंड्स, ये दोनों, क्योंकि ये पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एज इम्पॉर्टेंट। बाकी ऊपर के जितने डिफिनेशन हैं फ्रेंड्स, वो आप समझ सकते हैं, आप एक बार समझ गए तो आप खुद से डिफिनेशन बना सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। फ्रेंड्स, ये डेट और नाम याद रखिए। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया में हुआ था फ्रेंड्स ये टैंगले जो है, और ब्रेंडेस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये एक नाम है। ठीक है, 1856 में, बहुत पुराना कल्चर है फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल, बहुत पुराना ट्रेडिशनल एशियन कल्चर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जनरली फ्रेंड्स तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, यही सब जगह पे कल्टिवेट किया जाता है, जो पहाड़ी जैसे इलाके होते हैं। हाँ, अब आप पूछिए, सही बात है, आप पूछिएगा कि सर आपका जो यूपी हो गया या फिर तमिलनाडु हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ पे तो पहाड़ी जैसा इलाके होते हैं नहीं सर, तो आप कल्टीवेशन कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा था कल्टीवेशन करना कैसे जगह पे, पहाड़ी वाले जगह पे, पहाड़ी वाले जगह पे कहा था, पहाड़ी पे नहीं। हिली एरियाज में आप कर सकते हैं। आपने कुछ इस तरह के लैंड देखा होंगे, देखिए ये तो एले क्रॉपिंग का है, मैं बताता हूँ। आपने कुछ इस तरह का लैंड देखे हैं, कुछ आपने सीढ़ी देखा है ना फ्रेंड्स, सीढ़ी, सीढ़ी तो आपने देखा ही होगा, कैसे एक एक स्टेप ऊपर होता है। ठीक है, ऐसे जो बना होता है, आप समझ पा रहे हो ना? तो इस तरह के जो लैंड होता है ना, ऐसे, ये जो हिली एरियाज में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऐसे जो लैंड होते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, ऐसे जो लैंड होता है ना फ्रेंड, उन पे जो कल्टीवेशन करता है ना, उसको कहते हैं टैंगली, उस प्रोसेस को टैंगली कहते हैं। समझ रहे होंगे, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल या केरला, जो बोल लीजिए, या अदर स्टेट में भी ये जगह पाए जाते हैं। ये पाए नहीं जाते तो कुछ लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है ताकि हम क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, वो हमारा एले क्रॉपिंग। फ्रेंड्स देखिए, एले क्रॉपिंग जो है ना, वो एक बहुत ही अच्छा डिफिनीशन होता है इसका, आप आसानी से समझ जाइएगा। देखिए, मैं पहले पढ़ लेता हूँ। एले क्रॉपिंग इज प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज एट वाइल्ड स्पेसिंग विथ accompanying crop growing in the एले बिटवीन द रोज। इसमें क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, एले क्रॉपिंग में, एले क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि प्लांट जो होता है उसको रो में लगाते हैं, एक सिधाई में। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए एक लाइन से, इस फोटो में देखिए एक लाइन से इधर लगा हुआ है। ठीक है, एक लाइन से प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, और बीच का जो रास्ता है ना, ये वाला पूरा खाली छोड़ दिया गया है, पूरा खाली छोड़ दिया गया है, ताकि आप क्रॉप लगा सकें। क्रॉप इन द सेंस फार्मिंग क्रॉप होता है ना, वीट वगैरह राइस, ये सब लगा सकें। ठीक है, इससे फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, आपके जो पेस्ट होते हैं ना, पेस्ट हो गए या फिर आपके जो बैक्टीरियाज हो गए, वो सिर्फ ये जो बाहर वाले आपको पेड़ दिख रहा है ना, ये सब इसी पे अटैक करके रह जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो आपका मेन क्रॉप है ये डैमेज नहीं होगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, और जो मेन क्रॉप होता है ना फ्रेंड्स, वो जनरली इन दोनों पेड़ के बीच में ही ग्रो किया जाता है। जैसे आप सेकंड फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी दो पेड़ है, बीच में एक फ्लावरिंग किया जाता है, हॉर्टिकल्चर किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एलो क्रॉपिंग कैन डाइवर्सली फार्म इनकम, इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन बेनिफिट टू क्रॉप। जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप ये मेथड अपनाते हैं तो आपका इनकम बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही आपका जो प्रोटेक्शन, जैसे आप पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइज़र छिड़कते हैं ताकि आपको कीटनाशक ना लगे आपके क्रॉप में या किसी भी फार्मर के क्रॉप में, तो उससे आप बच सकते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट मेंटेन रहेगा, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है।
ठीक है फ्रेंड्स, अब आप पूछेगा ना कि इस साइड में यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप कौन सा क्रॉप लगाइएगा, ये जो ठीक है फ्रेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा, आप यहाँ मेन जो बीच में क्रॉप देख रहे हैं ना पीला पीला, ये आप कौन सा लगा रहे हैं। अगर आप राइस लगा रहे हैं तो उसके बारे में स्टडी कीजिए कि उसमें किस तरह के पेस्ट और किस एज में, किस स्टेज में हमला करते हैं। उसके हिसाब से आप नीम का लगा सकते हैं, आप टर्मरिक का लगा सकते हैं, आप अदर कोई भी एलिमेंट का लगा सकते हैं जिससे पेस्टिसाइड उस पर अटैक ना करके आपके ये जो बाहर में ट्री लगे हैं इस पर अटैक करें, जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाए लेकिन आपका मेन क्रॉप बच जाए। समझ रहे हैं ना। और मैं ये सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स कि आप हर क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद, जैसे आप राइस लगाया उसके साइड में ये जो पेड़ लगाया है, करने के बाद जब आपका हार्वेस्टिंग आएगा राइस का तो आप ये प्लांट हटा दीजिएगा, ठीक है। और जब आप वीट लगा रहे हैं तो उसमें दूसरा प्लांट लगाइएगा। फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स, आपका जो ये पेड़ है ये आप कहीं और जाके प्लांट कर सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है तो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है तो आप इजीली अगर कहीं से ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं तो कर दीजिए उसको कहीं और चेंज कर दीजिए। इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि देखिए हर एक, क्या बताऊँ कैसे बताऊँ, क्रॉप पे, हर एक क्रॉप पे अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया या आपको बोल सकते हैं फर्टिलाइजर यूज़ होता है, ठीक है। और फंगिसाइड अटैक करते हैं, तो चेंज होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोला। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हुए, आगे है फ्रेंड्स हमारा विंड ब्रेक, शेल्टर ब्रेक और फिर होम गार्डन। ये फ्रेंड्स कुछ टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विंड ब्रेक, सेंटर ब्रेक और होम गार्डन, इसलिए मैंने इसको बोल्ड नहीं किया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए विंड ब्रेक में क्या होता है ना, इट इज़ अ प्लांटिंग यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर रोज ऑफ ट्रीज और सर्व्स प्लांटेड इन सच अ मैनर एज टू प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द विंड एंड प्रोडक्ट सॉइल फ्रॉम मेडिसिन। तो फ्रेंड्स ऊपर वाला जो था वो पेस्ट के लिए था, ठीक है, पेस्ट के लिए। ये जो विंड ब्रेक है ना फ्रेंड्स, इसलिए ताकि हवा को रोक दिया जाए, नाम से पता चल रहा है विंड ब्रेक, विंड को रोक देना, उसको तोड़ देना, उसको मेन टॉप तक ना पहुंचने देना। देखिए फ्रेंड्स अगर आपके पेड़ ज़्यादा बड़े होंगे मेन क्रॉप से, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सॉइल इरोजन है या फिर आपका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो सही मेंटेन रहेगा, ठीक है। पेस्ट तो हमला नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ आपका जो हवा की वजह से जो कुछ क्रॉप कहते हैं वो खड़ के फेंका जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया तो उसमें डैमेज हो सकता है आपका क्रॉप। तो इन पेड़ की वजह से क्या होगा ना फ्रेंड्स, आप अगर आगे पीछे चारों तरफ से वो घेर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि हवा आएगा लेकिन कम आएगा, यहाँ इन तक मेन क्रॉप तक कम पहुँचेगा, जिसकी वजह से इनको फायदा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ सॉइल इरोजन बढ़ेगा, कम होगा। आप तो जानते हैं फ्रेंड्स कि हवा या फिर पानी या फिर रेनफॉल या फिर विंड या फिर अदर प्रोसेस से सॉइल इरोजन होता है, तो एक तरीका है जिसकी वजह से आप मेन क्रॉप को बचा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आग बुझाने के लिए आप तो 3 रिक्वायरमेंट होती है। पहला जो सब्सटेंस जल रहा है, सेकंड उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, तीसरा जिसकी वजह से जल रहा है। देखिए मान लीजिए आपका भूसा में आग लग गया है, ठीक है, भूसा में, तो भूसा में आग लगा है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन मिलना इन्वायरमेंट से, वो पहला क्राइटेरिया है। सेकंड है जो सब्सटेंस में जग रहा है भूसा वो होना चाहिए, सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आग लगा है, जिसकी वजह से आग लगा है वो, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से कोई भी एक अगर आप हटा देते हैं तो आग अपने आप बुझ जाता है। देख लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, वो आपका जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है उस आग जलने के लिए आग, उसको कट कर देता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। या फिर आप भूसा को ही वहाँ से हटा दीजिए, आग ही नहीं लगेगा। या और भी बहुत सारे हम प्रिवेंशंस करते हैं। तो विंड ब्रेक भी वो एक प्रिवेंशन है फ्रेंड्स, ताकि विंड ब्रेक हो गया या फिर आपका एले क्रॉपिंग हो गया, ये फ्रेंड्स एक प्रिवेंशन है ताकि आपके जो क्रॉप है वो हेल्दी रहे और आपके क्रॉप को कोई डैमेज ना हो। भले आपको मेन क्रॉप को कोई डैमेज ना हो, भले आपके ट्रीज या फिर अदर को डैमेज हो जाए। चलिए फ्रेंड्स शेल्टर बेड में आते हैं। शेल्टर बेड क्या है, अ लाइन ऑफ ट्रीज और सर्व्स प्लांटेड टू प्रोटेक्ट एन एरिया स्पेशली अ फील्ड ऑफ क्रॉप ऑफ। देखो फ्रेंड्स ये तीनों जो है ना फ्रेंड्स, एले क्रॉपिंग, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट्स, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि तीनों होता है क्रॉप को बचाने के लिए, ठीक है। शेल्टर बेड भी फ्रेंड्स क्रॉप को बचाने के लिए होता है, ये वेदर के लिए होता है। मतलब मान लीजिए एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आते हैं, आते ही रहते हैं हर साल में, महीने में 2-3 बार आते हैं। तो उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए आप चारों जगह से जब लगा देते हैं, चारों तरफ बंद कर देते हैं, मतलब कि मेन क्रॉप को घेर देते हैं ट्रीओ से, पूरा पूरा ट्री हो चारों तरफ, उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो मेन क्रॉप है वो बचा रहता है और प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है।
चलिए फ्रेंड्स आगे चलता है, वो है हमारा होम गार्डन्स। देखिए फ्रेंड्स, होम गार्डन कुछ नहीं है, आप घर में जो क्यारी या फिर घर में कुछ फूल लगाते हैं या फिर खुद कुछ इनोवेटिव करते हैं क्रॉपिंग को लेके खुद के गार्डन में, तो उसको होम गार्डनिंग कहते हैं। अब डिफिनेशन बात है, द होम गार्डन कैन बी डिफाइंड एज अ फार्मिंग सिस्टम दैट कॉम्बाइंस डिफरेंट फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शन ऑन एन एरिया ऑफ लैंड अराउंड द फैमिली होम। आप फैमिली होम में कुछ भी कीजिए, फूल लगाइए, क्रॉप लगाइए या फिर कुछ भी कीजिए, उसको गार्डन कहते हैं। ठीक है, अब आप पूछेगा गार्डन और फील्ड में डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारा डिफरेंट है। फील्ड, यहाँ आप एरिया से मत नापिए फ्रेंड्स, एरिया से आप मत नापिए। ठीक है, देखिए आप नंबर ऑफ, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ क्रॉप जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, इन कंपेरिजन टू फील्ड विथ गार्डन, कम होते हैं किस में, गार्डन में, ज़्यादा किस में होता है, आपको पता है। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट ये है। सेकंड ये है फ्रेंड्स, लैंड में नहीं बता रहा हूँ, सेकंड पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आपको जो न्यूट्रिशन क्वांटिटी जो देना पड़ता है, जो अटेंशन देना पड़ता है, वो गार्डन क्रॉप की तरफ कम देना पड़ता है। अगर आपका छोटा गार्डन है तो ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फील्ड क्रॉप में देखिए आपको दिन का 6 घंटा वहीं बिताना है, ये समझ लीजिए, जस्ट लाइक यू स्कूल डेज। तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना है, क्योंकि इतना ही है टॉपिक। और फ्रेंड्स ये जो आखिरी टॉपिक है ना आपका, देखो मैं बताता हूँ, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ टू इम्पॉर्टेंट फास्ट ग्रोइंग टू स्पीसीज। देखिए फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ना, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। क्यों, मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। इसमें ये बोला है ना कि आपको ऐसा कोई एक ट्री स्पीसीज ढूंढना है जो आपके एरिया में जो बहुत फास्ट ग्रोइंग हो। ठीक है, और जो अच्छी तरह से कल्टीवेट कर सके। आपको नेट पे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा फ्रेंड्स। मैंने ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये जो है ना हर एक जगह पे अलग अलग होते हैं, तो मैं हर एक जगह का तो नहीं बता सकता फ्रेंड्स, मैं पर्टिकुलर किसी एक जगह का बता सकता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ये चाहूँगा ना कि आप प्लीज़ एक बार खुद से इसे देखें। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी वर्ल्ड, इंडिया में कोई भी स्टेट में, कोई भी जगह पे, कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन में आपको कोई दो ऐसा क्रॉप चुनना है जो बहुत फास्ट ग्रोइंग हो, ताकि, ठीक है, जो क्राइटेरिया हम देखा था फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए, वो फास्ट ग्रोइंग ट्री स्पीसीज हो, और उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, और इन्वायरमेंट के हिसाब से भी अडेप्ट कर ले। ये सब जो कंटेंट है फ्रेंड्स, ये सब जो रिक्वायरमेंट है, ये होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज में। तो आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। और मैंने जो बताया है फ्रेंड्स टैप रूट और फाइबरस रूट के बारे में, एक बार आप देखिएगा। अगर नहीं हो फ्रेंड्स तो मैं बताऊंगा, मैं तैयार हूँ एकदम बनाने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो उसका आंसर तुरंत बताने वाला हूँ। और एक चीज़ फ्रेंड्स, अगर मैं फिर से बोल देता हूँ, 182 या उससे कम ज़्यादा, 182 में से अगर 60 ने भी सही आंसर दिया ना, मैं आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा। आप जिस सब्जेक्ट का बोलेगा उस सब्जेक्ट को, हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट का बोलेगा उस सब्जेक्ट का मैं प्रोवाइड करूँगा। लेकिन 60 के 60, यानी कि 182 में से मिनिमम 60 का आंसर सही होना चाहिए, एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, नो डाउट। ठीक है, आपको नोट्स नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, वीडियो से तो आप समझ ही पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कुछ तो सीखें, खुद से सीखें, कुछ नेट पे सर्च कीजिए, कुछ अच्छा सर्च कीजिए। आपको दिन भर बहुत टाइम मिलता होगा फ्रेंड्स सर्च करने के लिए, बस कुछ सेकंड लगेंगे फ्रेंड्स आपको सर्च करने में। फटाके सर्च कीजिए और आंसर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, इस वीडियो के चैट बॉक्स में, और मैं जल्दी आंसर बता दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए सी टाटा, बाय बाय। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ब्रो इस वीडियो को बनाने में, और हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड क्वालिटी जो नॉलेज की होती है वो आपको मिले, और साथ ही साथ आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन मिले, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचे। और फ्रेंड्स मैंने आज तक जितने वीडियो बनाए उसमें सब अच्छा ही कंटेंट रखा है, कोशिश किया अच्छा कंटेंट रखने। अगर कुछ खराबी है, कुछ भी, कैसा भी, एक छोटा सा डॉट भी, एक छोटा सा फुल स्टॉप भी कहीं गलत हुआ है, कहीं गलती से लग गया है, तो आप प्लीज़ बताइए मुझे, प्लीज़। मैं इंतज़ार करता हूँ ऐसे कमेंट का। आप नेगेटिव कमेंट ही दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट कीजिए प्लीज़। पॉजिटिव करना है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा फ्रेंड्स, हम सबको मिलेगा जो भी इस वीडियो को बनाने में मेहनत कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए सी टाटा, बाय बाय एंड बाय बाय, यो।